शर्म आनी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि माझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर। और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा माझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और माझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया माझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या माझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी माझी जी ने फ़ोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या माझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया माझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? क्यों नहीं माझी जी आए उस वक्त मिलने? मुख्यमंत्री ये बताएं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है। और पिछले 5 साल के आधार पर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार पर उतरे। ये व्यक्तिगत हमले, ये जो निजी टिप्पणियां जो मुख्यमंत्री ने एक अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया, उससे मुख्यमंत्री जी बचें। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं जब वो निजी हमले करते हैं, या उनके सहयोगी जब इस तरीके के निजी हमले करते हैं तो मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री अगर काम किए हैं, विकास किए हैं और हिम्मत है तो आए ना भैया, चिराग पासवान तैयार है। किसी भी मुद्दे पर मैं खुली चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। आप चूज कीजिए एजेंडा, जो आपको एजेंडा चूज करना है। आपको पिछले 15 साल में विकास पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए मेरे साथ। आपको आने वाले 5 साल पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बिहारी बस विजन डॉक्यूमेंट आपको बर्बाद लगता है, आप उस पर कर लीजिए। जिस भी एजेंडा आप एजेंडा समय जगह आप चुनिए, मैं तैयार हूं आपके साथ सार्वजनिक चर्चा करने के लिए। पर मुख्यमंत्री बताएं तो, सिर्फ निजी हमले करने से, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम तो इतना काम किए, हम तो इतना विकास किए, भाई जनता भी तो बोलनी चाहिए कि आप क्या काम किए, क्या विकास किए। और अंत में साथियों, ये कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पहले चरण में जहाँ पर भी मतदान हुए और जिस तरीके से रुझान हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहां आपको लोजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय और व्यक्तिगत तौर पर उनके खुद के चेहरे पर जो एक निराशा का भाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगली सरकार जो हम लोग शुरू से कहते आए लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें 1% का भी अब कोई डाउट नहीं है। दूसरे चरण के प्रचार में जहाँ पर भी मैं गया और जिस तरीके से भी लोगों में उत्साह और बदलाव के लिए जो उनके मन में मैंने एक दृढ़ संकल्प देखा, जिससे भी आप पूछिए, आप लोगों के माध्यम से भी, आप लोग भी जब बाइट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, क्यों आप इस बार मतदान करेंगे, तो हर कोई पलायन को रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, बदलाव के लिए, तो ये सारी टारगेट होती हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि मौजूदा मुख्यमंत्री पलायन को रोकने में नाकामयाब रहे। मौजूदा मुख्यमंत्री के मामले, मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से सात के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर
गोली चलाई जाती है, भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते। जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, सात निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग सात निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर इसलिए नहीं, मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर फिर भी ठीक से थी, जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेकर, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर। भैया अगर इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि आपके खुद वर्दीधारी लोग अपराधी बनकर निर्दोषों के ऊपर गोली चला रहे हैं, दुर्गा भक्तों को गोली मार रहे हैं। महिषासुर सरकार का आप एकदम स्वरूप बन चुके हैं भैया। इस तरीके से आप निर्दोषों पर, किसको नहीं पता कि मुंगेर में इस तरीके से दुर्गा विसर्जन होता है? किसको नहीं पता? ये आज ये कोई आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी या इसके लिए आपको इंटेलिजेंस की? और चलिए अगर आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है तो आप तो गृह मंत्री क्यों नहीं थी आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट? भैया किसको नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर दुर्गा विसर्जन होता है, इतनी बड़ी भीड़ आती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं, और उसके बाद आपसे जब वो भीड़ नियंत्रित नहीं होती तो एकमात्र आपके पास विकल्प बचता है कि आप उनके ऊपर गोली चलाएं, निर्दोषों के ऊपर। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी और किसके आदेश से ये गोली चली? स्पष्ट करे ना मुख्यमंत्री। एसपी साहिबा खुद एक रसूखदार परिवार से आती हैं, क्या उनको किसी के आदेश की जरूरत नहीं? उनके पिताजी खुद सक्षम है आदेश देने के लिए, क्या इसलिए गोली चला दी गई? या मुख्यमंत्री ने खुद यहां से बैठकर आदेश दिए? स्पष्ट करना चाहिए ना इस बात को, जानकारी लोगों के बीच आनी चाहिए कि भैया किसके आदेश से गोली चली। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल से बिहार को बर्बाद किया है, आज ये सब लोग सामने आते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग आके आज चुनाव से ऐन पहले ये लोग लॉलीपॉप थमा रहे हैं। कोई बोलता है भैया ये लो 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप, कोई बोलता है ये लो 19 लाख रुपए का लॉलीपॉप। भैया जब इतनी नौकरियां आपके पास थी तो अभी तक क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएंगे तब हम लोग नौकरियां देंगे? क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने 10 लाख और 19 लाख आप लोगों ने नौकरियां दे दी? और संजोग से पिछले 5 साल बिहार के इतिहास के ऐसे अनोखे 5 साल रहे जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष भी था, जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष भी था, दोनों भूमिका में सारी पार्टियां रह गई 5 सालों में। राजद भी सत्ता में रह गई, कांग्रेस भी सत्ता में रह गई, भाजपा भी सत्ता में रह गई, जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रह गई, जितनी बिहार की पार्टियां भैया, बाकी हम लोग मांझी जी वगैरह सब सत्ता विपक्ष सब भूमिका में हम लोग पिछले 5 साल में रह गए। तो इतनी भूमिका में अगर जब सब लोग रह गए तो आज जो आप वादे कर रहे हैं कि हम देंगे भैया 10 लाख नौकरियां, तो क्यों नहीं दे दिए थे जब आप डिप्टी सीएम थे? ना जो मेरे ऊपर भी कटाक्ष करते हैं, जो मुझे ही भैया वोट कटवा मांगते हैं, तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया, जिन्होंने प्रदेश को भी बर्बाद किया। मेरा विश्वास है कि अगली भाजपा लोजपा की जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व जो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच वाला व्यक्ति जो यहाँ पर नेतृत्व करेगा, उसके साथ आज की तारीख में तो बिहार भाजपा बताए ना कि अपना कौन सा एजेंडा ये लोग लागू करवा पाए। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो विकास की सोच है, उस विकास की सोच पर बिहार भाजपा के कम से कम नेता काम नहीं कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट है। बिहार भाजपा के नेता अगर काम कर रहे होते तो 2017 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रातों रात महागठबंधन छोड़कर आए तो सबसे पहले नया एजेंडा बनता, ना कि सात निश्चय के ऊपर काम हो रहा होता। और ये जो अगली सरकार के लिए जो ये लोग साथ में जा रहे हैं, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जा रहा होता, ना कि मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा है सात निश्चय पार्ट 2 इसके ऊपर काम किया जाता। तो जो नई सरकार बनेगी भाजपा लोजपा की, उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई और ऐसे एजेंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर जो अपनी बातों को रखेंगे उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। नौकरियां दी गई,
मुख्यमंत्री जी बताएं, उनके सहयोगी भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम लोग 19 लाख नौकरियां दे देंगे। बताएं ना बिहार भाजपा के लोग कि 19 लाख नौकरियां अभी तक क्यों नहीं आपने दे दी थी। और बताएं मुख्यमंत्री कि आपके पास क्या रोड मैप है। 7 निश्चय पार्ट 2 भ्रष्टाचार का तो आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि भैया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है 2024 प्रधानमंत्री बनने के लिए कहां से आप पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए तो आप 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गए। पर बिहार को भी तो आप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप नौकरी देंगे। भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्पष्ट तौर से कहता है कि जितने रिक्त पद पड़े हुए लगभग 4-4.5 लाख के करीब ऐसे पद हैं, भले वो डॉक्टर्स के हों, जूनियर इंजीनियर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, शिक्षकों के हों, जितने ऐसे पद हैं उनको भरा जाएगा। 4.5 लाख के करीब है वो। उसके बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलता है कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम लोग व्यवस्था करेंगे, इन्वेस्टर्स समिट होना चाहिए, बिहार में निवेशकों को बुलाना चाहिए, वो आए उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दें ताकि वो आसानी से आके बिहार में निवेश कर सकें। लैंड रिफॉर्म को भी इसके लिए बदलने की जरूरत है क्योंकि बिहार में जमीन ही नहीं है आपके पास देने के लिए। पर मुख्यमंत्री भी तो बताएंगे भैया आपका रोड मैप क्या है इन सारी चीजों को लेकर। आप मुझे बताइए बाढ़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 15 सालों में आप मुझे बताएं कि मुख्यमंत्री जी एक कोई कदम जो आपने उठाया हो कि अगले साल बिहार में जब बाढ़ आए तो उससे लोग परेशान नहीं हो, एक कदम बता दें मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में इन्होंने उठाया बाढ़ को रोकने के लिए। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं आप लोगों के सामने बैठकर कि अगले साल जून जुलाई अगस्त बरसात के महीने में फिर से बाढ़ का पानी बिहार में आएगा। तो आज मुख्यमंत्री जब चुनाव में है तो बताए ना भैया उस बाढ़ प्रभावित इलाकों को कि अगले साल जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त उनके पास क्या रोड मैप है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो हम लोग तो बोलते हैं कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना को लागू किया जाना चाहिए, बिहार में कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो हकीकत ये भी कि आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों नहीं कैनाल्स बना के हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को, जहां पे बाढ़ में ज्यादा पानी रहता है उनको सूखे इलाकों में लेकर जाए। क्यों नहीं इन सारी चीजों पर काम किया जा सकता। कम से कम हम लोग एक विजन लेकर तो सामने आ रहे हैं, हम लोग सोच तो बता रहे हैं कि भैया बाढ़ की समस्या तो उसका समाधान क्या है, बेरोजगारी की समस्या है तो उसका समाधान क्या है। पर मुख्यमंत्री भी तो मुझे बताएं कि भैया आपकी सोच क्या है, आप किस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल का मुख्यमंत्री अपना 5 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही। आज जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, अगला आप रोड मैप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आप मत बताइए कि आपने अगले 5 साल में आप क्या करने वाले नहीं करने वाले, पर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया ये बात तो बताएंगे ना जनता को। आज ये बैठ जाते हैं बात करते हैं, उस वक्त हम साइकिल बांटे थे तो उस वक्त हम वो किए थे, तो बाबा कोसी की बाढ़ जब आई थी तब भी आप क्विंटल बाबा के नाम से आप मशहूर हो गए थे। बाकी देने वाला लड़का वो 10 दिन तक बिहार घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरे पास विकल्प क्या था, डिजिटल ही एक माध्यम था ना। आपने क्यों नहीं मेरा एक और वीडियो क्यों नहीं साझा किया जिसमें मैं वर्चुअल रैलीज भी कर रहा हूँ। वो शायद आप खरीद नहीं पाए होंगे, आपके पास वो उपलब्ध नहीं हो पाया होगा, या शायद आप इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा कि शायद आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण रहा हो। पर आप ये दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं, और ये व्यक्तिगत निजी हमले क्यों। कल जिस तरीके से बयान पर बयान आया कि भैया पिताजी अस्पताल में थे, मिलने नहीं दिया जा रहा था, आप कब आए मिलने पापा से, बताएं तो मुझे मुख्यमंत्री। आज पापा के निधन के बाद उनको उनकी इतनी चिंता हो गई कि जैसे सबसे सगे मुख्यमंत्री ही पिताजी के थे। उनके नेता ये कहते नहीं थक रहे, मुख्यमंत्री कहते नहीं थक रहे, पर याद करें कि ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री का जवाब आया था कि अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई उस वक्त आपको मालूम नहीं था, और ये उस दिन आपने बयान दिया जब तक देश के राष्ट्रपति मुझे 2 बार फोन कर चुके थे, जब तक भारत के प्रधानमंत्री पापा का हालचाल जानने के लिए मुझे निरंतर दिन में 2 बार फोन करते थे। उस वक्त आप ये बयान दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। लोकसभा के स्पीकर उनसे मिलने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो उनसे मिलने अस्पताल आते हैं, जितने इनके वरिष्ठ नेता हैं भले वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो लोग पापा से मिलने अस्पताल आते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी साजिश रची गई। आप मुझे बताएं ना, आज आपको पापा की इतनी चिंता हो रही है, इतनी आपको उनको लेकर परेशानी हो रही है, मुझे मुख्यमंत्री बताएं कि कब उन्होंने प्रयास किया कि वो आकर दिल्ली के फोर्टिस में आकर स्कॉट्स में आकर पापा को देखें। आना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री नहीं है। और युवा विरोधी जो इनकी एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है भैया कि युवा तो मतलब एकदम गवार अनपढ़ मूर्ख है बिहार का, मुख्यमंत्री जी के अनुसार। अभी कल परसों भी जो ये किसी को इंटरव्यू दिए एक चैनल को, उसमें भी स्पष्ट तौर पर
अरे ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, अनुभवहीन है। हाँ भैया है, हम अनुभवहीन। आप कुर्सी खाली करेंगे तो हम लोग अनुभव लेंगे ना। कुर्सी पर तो जम के बैठे हुए आप 15 साल से, खाली करने को अब आज की भी तारीख में आप तैयार नहीं है कुर्सी को। सत्ता का मोह आपको इतना ज़्यादा है, और फिर हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। भाई बिहार के युवा को आपने पढ़ने का मौका दिया? पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है आप बोलते हैं। 3 साल की डिग्री आप 5-5 साल में आप बिहारियों को आप देते हैं, 6-6 साल में आप डिग्री देते हैं। कॉलेजेस की हालत देख लीजिए यहाँ पर, कॉलेजेस भूल जाइए, प्राथमिक स्कूलों की आप, प्राइमरी स्कूल्स की आप, एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए, शिक्षकों की हालत देख लीजिए, जिसको हम लोग गुरु का, भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री हमारे लाठी चलवाते हैं। तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी कि हम इतना विकास किए, हम इतना विकास किए, कहाँ किया विकास? और आज अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको ये निजी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से चिराग पासवान आज सिर्फ और सिर्फ जांच की आंच के डर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अंदर घबराहट पैदा हो गई है, उसी का परिणाम है कि चिराग पासवान के ऊपर निरंतरता में निजी हमले, निजी हमले, निजी हमले। एक बार भी मुख्यमंत्री के मन में इस बात की संवेदना आती है कि भैया मेरे पिता को गुजरे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ, और आप किस तरीके से आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुझ में आप हमले किए जा रहे हैं। मेरा वीडियो वायरल करके आप क्या जनता के बीच आप दिखाना चाह रहे हैं? और कौन नहीं जान रहा कि पूरा नैरेटिव आप सेट करके दिए हैं। आप सब पत्रकार, मीडिया साथी, अधिकांश जितने मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग के यहाँ तो ईमेल्स भी आए हैं, नैरेटिव सेट है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि इस वीडियो में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। भाई मैं तो मान रहा हूं कि मैं डे 1 से मैं काम कर रहा हूं, और मैं तो उन दुर्भाग्यशालियों में से हूं, ऐसे अभागों में से हूं, भगवान ना करे कि बिहार की किसी भी बच्चे को एक ऐसे समय से गुजरना पड़े जहां मेरे पिताजी के निधन को भी 6 घंटे नहीं हुए थे। 6:05 पे पिताजी का निधन हुआ था, और रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा हूं। मेरे पास विकल्प क्या था बताइए ना मुझे। 8 तारीख को पिताजी का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की लास्ट डेट थी। तो अगर मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करता तो मैं क्या करता? हाँ, एक बात है, मेरे पास 2 ही विकल्प थे। या तो मैं एकदम निराश होकर, मूर्छित होकर मैं हाथ खड़े कर देता, गिव अप कर देता कि भैया आप मुझसे नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता, और या फिर मैं डट के लड़ता, जिस तरीके से पापा मुझे हिम्मत देके गए, सिखा के गए, और उनकी अंतिम इच्छा ये रही है, तो मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का ही अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाता, और मजबूती से मैं उसके ऊपर डरता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, लगा मैं पहले दिन से ही काम करने। जो 10 दिन की ये बात कर रहे हैं, जिस वक्त का ये वीडियो ये दिखा रहे हैं, भाई हम लोग यहाँ परंपरा रहती है, और क्या किए ये तो बताइए। 5 साल में आपने विपक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे, सत्ता पक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे। इन 5 साल की एक उपलब्धि बता दें मुख्यमंत्री। आज जब उनके प्रत्याशी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांगेगी कि नहीं मांगेगी? या सिर्फ यही ये दिखाते रहेंगे कि 15 साल पहले ये था, 15 साल पहले वो था? भाई नहीं पता आज के फर्स्ट टाइम वोटर को कि 15 साल पहले क्या था, ना उसको पता है, ना उसको कोई फर्क पड़ता है। मैं खुद 38 साल का हूं, बट ईमानदारी की बात है 90 के दशक की धुंधली यादें हैं मेरे दिमाग में। जब से मैंने वोट करना शुरू किया, या जब से मुझे चुनाव की समझ हुई, जानकारी हुई, तो मैं तो आप ही को मुख्यमंत्री बना हुआ देख रहा हूं। जब मैं मुंबई में था, जब मैं वहां पर जब मैं काम कर रहा था, जिसको लेकर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आजकल आप करते हैं, जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां पर मुझे बिहारी के तौर पर अपमानित किया जाता था। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री आप थे। 2005 से लेकर 2020 तक निरंतरता में आप मुख्यमंत्री रहे, भले गठबंधन, महागठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में अगर बिहार के बाहर बदनाम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप बोलते हैं कि भैया लालू जी के वक्त अस्पताल नहीं बने, तो लालू जी के वक्त ये नहीं बने। आपके वक्त क्या क्या बना, उतना तो बताइए, क्यों आपके वक्त बिहार बदनाम हो रहा है? मेरा जो अनुभव है, या मुंबई में जहां पर बिहारियों के ऊपर लाठियां चली हैं, तो वो तो आपके रहते हुए चली थी ना, जब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। या कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने लोग परेशान हुए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल जो चलकर आए, तो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आप थे। जब आपने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया, और शर्मनाक बयान आपने दिया कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरे बच्चे जब वहां पर कोटा में बैठ के जब रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया कि भैया नहीं, बच्चे नहीं आएंगे। और वहीं इनके मंत्री टपाटप गाड़ियां भेज भेज के अपने बच्चों को वापस ला रहे थे। इस तरीके से भेदभाव की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री। आपके मंत्रियों के लिए अलग सुविधाएं और बिहार के बच्चों के लिए अलग मापदंड होता है। आज मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो इतना विकास किए, इतना विकास किए, तो भैया विकास दिखता क्यों नहीं है जमीन पर?